वालेकुम सलाम डियर नईम। जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है हम कंसीडर करते हैं। मैं टीम से बात करता हूँ, लेकिन उनकी एक अपनी पॉलिसी है कि वो जो है डाउनलोड ऑप्शन जो है नहीं ऑन करने देते। इससे क्या होता है, उनकी प्राइवेसी चली जाती है। तो इस हिसाब से वो नहीं रखते। बहरहाल आपको असेस होगी, ये 2 महीने ये असेस होगी और 4 महीने एक एक्स्ट्रा असेस होगी। आपको 6 महीने तक आपको इन रिकॉर्ड लेक्चर्स की, नोट्स की और जो असाइनमेंट्स हैं इनकी असेस होगी। तो मेरे हिसाब से 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, और ये इंशाल्लाह आप एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट कर सकते हैं इन टाइम में। तो काइंडली एडजस्ट विद दिस। बहरहाल मैं फिर भी टीम के सामने ये बात रखूंगा आपकी। वालेकुम सलाम डियर इम्तियाज़, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, क्लास जो है हम 9 बजे शुरू करते हैं, और सब स्टूडेंट्स को यही हमारी जो है एडवाइस होगी कि काइंडली जो है 8:55 से क्लास जो है ज्वाइन करना शुरू करें, ताकि हमारा 5 मिनट बच जाए कि 9 9 बजे पूरे हम क्लास शुरू करें। वालेकुम सलाम डियर शहबाज अली। तो गाइस चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम होने वाला है 9 बजे, 1 मिनट पड़ा है। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। जो आ गए हैं ठीक है, वरना जो है ज्वाइन कर लेंगे या रिकॉर्ड लेक्चर्स के थ्रू देख लेंगे। तो हम पंचुअलिटी को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, टॉपिक हमारा चल रहा था ऑफेंस का। हमने क्या सोचा है कि हम सारी चीजें कवर करेंगे, ऑफेंस से लेके एफआईआर, एफआईआर के बाद चालान, चालान के बाद कागनीदेंस, फिर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, चार्ज फ्रेम, सारा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी उस दौरान एप्लीकेशन होगी, जैसे प्री अरेस्ट बेल हो गई, पोस्ट अरेस्ट बेल हो गई, प्रोटेक्टिव बेल हो गई, और बेल आफ्टर कन्विक्शन हो गई, या सुपरदारी की एप्लीकेशन हो गई, वो भी हम जो है सीखते रहेंगे इसके साथ साथ। तो हम अभी ऑफेंस पे हैं। ऑफेंस की कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में जो है पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, हमने जो है ऑफेंस पढ़ा, उसके लिए पनिशमेंट जो भी हैं वो हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे ऑफेंस के टाइप्स। ऑफेंस के बहुत किस्म से टाइप्स हैं, जैसे काग्निजेबल ऑफेंस हो गया, नॉन काग्निजेबल ऑफेंस, और बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो ये जो टाइप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम एफआईआर करवाने जाते हैं, 22 AB की एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करेंगे जब इंशाल्लाह फोर्थ क्लास जो हमारा होगा या थर्ड क्लास, वो इससे रिलेटेड होगा। तो वो 22 AB की एप्लीकेशन में ये हमें देखना होता है कि हमारे क्लाइंट जो है, जो ऑफेंस लेकर आए, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉट। तो इस हिसाब से ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है डिफरेंस और उनकी डेफिनेशंस। तो अगर आप में से किसी को पहले से पता है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दे, इन डेफिनेशन कॉग्निजेबल की और नॉन कॉग्निजेबल की, और दोनों में जो है डिफरेंस भी। If any one of you know the definition of cognizable and non-cognizable, may drop out the definition in the chat box। बहरहाल हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में जो फर्क है, मेन डिफरेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको बोलते हैं जो सुना जा सके, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको इग्नोर किया जा सके उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। अब सपोज कैसे, अब देखिए, अब आप जो एक बैठे हैं किसी दोस्त के साथ, और कोई दोस्त से आपको थप्पड़ मार देता है। अब ये नॉर्मल चीज है, मजाक में आदमी मार देता है। ऐसे अगर मार भी देता है तो इससे मतलब ऐसे नहीं है कि भाई अगले के ऊपर हम केस कर दें। तो ये क्या हो गई, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, भाई उसने क्या कर दी, उसके सामने बोतल पड़ी थी और उसने आपके सर को मार दी। अब आपके सर से खून निकल रहा है। अब ये क्या है, ये सुनने के काबिल ऑफेंस है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो आई होप कि आप ये एक बेसिक डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे इनके बीच में जो भी है।
एग्जैक्टली, खालिद अहमद ने सही डेफिनेशन बताई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। खालिद अहमद विदाउट वारंट, इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। आपकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना जो है एडिशन होगा, फिर वो डेफिनेशन सही हो जाएगी। तो चलते हैं हम, जो खालिद अहमद ने बात की वही हम जो है अभी जो है लिखी हुई है वो भी हम देख लेते हैं। काग्निजेबल एंड नॉन काग्निजेबल के दूसरे जो है डेफिनेशंस और जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काग्निजेबल ऑफेंस है वो हम उसको देख लेते हैं, वो क्या कहता है। तो सच ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, इसमें जो है पुलिस ऑफिसर को जो है वारंट की जरूरत नहीं होती। और जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है पुलिस वाले को क्या होती है, वारंट की जरूरत होती है। ऐसे वारंट के बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी जो है इसके बाद। तो काइंडली जो भी पहले आप ये सारी चीजें देख लें, उसके बाद क्वेश्चन करें लास्ट में। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं वो हम कवर कर लें और आप सवाल पूछ लें। तो इससे क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगी, आपके सवाल का भी जवाब देंगे और फिर से वो अलग से टॉपिक आएगा। तो इस वजह से हम काइंडली आपको यही हम एडवाइस करेंगे कि लास्ट में जो है क्वेश्चंस करें। तो वो हम, क्योंकि वो जो एग्जांपल्स हैं वो आगे अगली स्लाइड में है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, वो ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वारंट कौन इशू करता है, वारंट इशू करता है जज। तो जज के आर्डर की जरूरत नहीं है, बिना जज के आर्डर के जो है वो आपको अरेस्ट कर सकता है। ये कौन से ऑफेंस में, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बाकी अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में देखें तो उसमें जो है जज अगर वारंट निकालेगा तो वो जो है उसको अरेस्ट कर सकता है, वरना जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में देख लें तो पुलिस क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। उसमें जो है जज को जरूरत नहीं है, जज की नीड नहीं है उसको। मतलब जज के वारंट की जरूरत ही नहीं है, उस बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो पुलिस क्या है, वो डिपेंडेंट है ऑन दी जज। वो जज के वारंट की डिपेंडेंट है, अगर वारंट होगा तो फिर वो आपको अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये हो गया इसमें एक बेसिक डिफरेंस। उसका दूसरा डिफरेंस ये है, जो है स्टेचुटरी डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, लॉ का डिफरेंस सेक्शन। ये सेक्शन 4 क्लास 8 सीआरपीसी में डिफाइंड है, और ये सेक्शन 4 क्लास 9 सीआरपीसी में डिफाइंड है। तो इसमें जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं होती। उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती, बिना परमिशन के ही पुलिस वाले अपना काम कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में आपको पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, आपको हाथ भी नहीं लगा सकती जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो, जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं हो। तो इस वजह से कहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, परमिशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अरेस्ट। अरेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। और इसमें दूसरा तीसरा डिफरेंस ये है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस क्राइम्स होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं। जो ऐसे आम नेचर, मैंने जैसे एग्जांपल दे दिया, थप्पड़ मार दिया, ये का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो ये नॉर्मल होते हैं, इतने सीरियस क्राइम्स नहीं होते। बाकी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो सीरियस हो गया। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि भाई आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं और उसने आपको जो है सामने वो बोतल पड़ी थी वो आपके सर पे मार दी और आपके सर से खून निकल रहा है। तो ये एक सीरियस नेचर का क्राइम है, तो इस वजह से वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो है वो सीआरपीसी में लिखे हुए हैं। अच्छा, सीआरपीसी में कहाँ लिखे हुए हैं, वो लिखे हैं सेकंड शेड्यूल में। ये सेकंड शेड्यूल बहुत ही काम की चीज है। अगर आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में फर्क देखना है, भाई कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, तो आपको सेकंड शेड्यूल ओपन करना है। अगर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस देखना है, भाई कौन सा बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है, उसके लिए भी आपको नॉन जो है सेकंड शेड्यूल देखना है। अगर कंपाउंडेबल देखना है, कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, उसके लिए भी आपको सेकंड शेड्यूल देखना है। कौन सा जो है ऑफेंस मजिस्ट्रेट चलाएगा, कौन सा ऑफेंस सेशन जज चलाएगा, उसके लिए भी आपको सेकंड शेड्यूल देखना है। तो सीआरपीसी का एक जो है दिल बोल लें, हार्ट बोल लें, तो सेकंड शेड्यूल बहुत ही काम की चीज है। ये किधर होती है, सीआरपीसी का जो बुक है उसके लास्ट में ये चीज इंश्राइंड होती है, ये पब्लिश्ड होती है लास्ट में। जैसे ही सेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो वो जो है सेकंड शेड्यूल स्टार्ट होता है। चलते हैं हम जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉग्निजेबल के जो एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये जो कत्ल हो गया, कत्ल अंडर सेक्शन जो है 302। अच्छा, ये जो सेक्शंस लिखे हुए हैं ये पीपीसी के हैं, क्योंकि पनिशमेंट जो भी होती है वो पीपीसी में होती है। तो ये सारे जो भी सेक्शंस लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कत्ले खता हो गया, अटेम्प्ट मर्डर, ये पीपीसी की बात हो रही है। उसके बाद हो गया कत्ले खता, कत्ले खता बाय कार। अगर आप गाड़ी से किसी का कत्ल कर देते हैं तो वो क्या हो गया, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर जो है 324 जो है पीपीसी। अगर आप किसी को मारने की कोशिश करते हैं, भले वो मरे या ना मरे, वो ऑफेंस कमिट हो गया।
मतलब आपने किसी के ऊपर गोली मार दी, अब वो गोली मिस हो गई है, तो ऐसे नहीं है कि भाई आप, ये ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस है अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 3 to 4 पीपीसी के अंडर, और इसके लिए आपके ऊपर चार्ज हो सकती है, आपके ऊपर केस चल सकता है, और ये काग्निजेबल ऑफेंस है। और किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग का जो सेक्शन है 363 पीपीसी, 363 जो है, जो सेक्शन है पीपीसी का, वो किडनैपिंग के जो रिलेटेड है। जो किडनैपिंग है वो भी काग्निजेबल ऑफेंस है। और जो थ्रेट, अच्छा थ्रेट में दो चीजें हैं, अगर आप किसी को मौत की धमकी देते हैं तो वो काग्निजेबल ऑफेंस है, अगर आप नॉर्मल धमकी देते हैं तो वो जो है क्या है, इधर लिखा हुआ है थ्रेट, दोनों इधर देख सकते हैं 506 में, थ्रेट। अगर आप नॉर्मल जो है धमकी किसी को दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाए। जैसे नॉर्मली हम देते हैं धमकी कि भाई तुम्हें देख लूंगा, तो ये क्या हो गई, ये एक किस्म की जो है वो नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन अगर आप किसी को मौत की धमकी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये क्या हो गई, ये हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस का वकील लोग फायदा लेते हैं। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल बनाते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल बनाते हैं। उसके बाद जो है रेप 376 पीपीसी, वो क्या है, वो भी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो भी हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं। अब देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, वो जो है नॉन सीरियस नेचर के होते हैं, देख लेते हैं हम। कत्ले खता अदर दिन कार, कार वाला क्या होगा, वो हो गया कॉग्निजेबल। बाकी कोई ऐसे जो कत्ले खता हो गया तो वो नॉन कॉग्निजेबल। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें आप इधर खड़े हैं और आप जो ये तीर कमानी कर रहे हैं, तीर कमानी आप समझते हैं, जो तीर होता है एरो, जो चलाते हैं अर्तगल वाले, अर्तगल सीरीज आप अगर आपने देखी होगी, तो उसमें वो जो है तीर बहुत चलाते हैं उधर। अगर आप तीर चलाते हैं और इधर एक किस्म की स्टेचू पड़ी, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये एक स्टेचू है, ये कोई आदमी नहीं है, एक किस्म का बुत खड़ा हुआ है इधर, और मैं इसके ऊपर तीर चला रहा हूँ ऐसे निशाने को चेक करने के लिए, आपकी ये इंटेंशन। लेकिन जब इसको ये लगता है तीर और ये मर जाता है, और फिर आपको ये उधर उधर गिर जाता है, फिर आपको पता चलता है कि भाई ये तो एक ह्यूमन था। अब आपकी इंटेंशन इसको मारना नहीं थी, आप तो ऐसे ही बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये क्या हो गई, ये हो गई कत्ल खता। तो ये क्या है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद वैसे तो एक कत्ल अगर देखा जाए तो सीरियस नेचर का है, लेकिन इधर जो है लेजिस्लेटर्स ने इसको नॉन कॉग्निजेबल इसलिए बनाया है क्योंकि ये गलती से हो गया है, इसकी इंटेंशन नहीं थी। उसके बाद आ गई धमकी, अगर नॉर्मल कोई धमकी देता है तो वो भी जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो चीटिंग, किसी को आप धोखा दे देते हैं, चाहे प्यार में हो जाए या किसी एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारा कुछ जो भी होता है वो क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है। इसमें जो है जज की आर्डर की जरूरत होती है, ऐसे आपको अरेस्ट नहीं करेगा। बाकी अगर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें जो है पुलिस वाला जो है बिस्मिल्लाह करके आपको अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि पुलिस इज एम्पावर्ड, इफ देयर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। तो आई होप कि आप ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंसेस भी समझ गए होंगे, और हमने कुछ जो एग्जाम भी पढ़े तो वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, जो है कुछ एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन एक ये है कि भाई सपोज करते हैं कोई ऐसा केस है जिसमें वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी लगाए गए, नॉन कॉग्निजेबल भी ऑफेंस के सेक्शंस भी लगाए गए। सपोज करते हैं भाई एक केस हो गया आपके ऊपर, उसमें जो है 302 भी लगाया गया है, और जो है 400, चीटिंग का कौन सा है, 417 वाला। अब ये क्या है, ये कॉग्निजेबल है, और जो 417 है वो नॉन कॉग्निजेबल है। अब मसला ये होता है कि भाई इस सारे केस को एक ही केस में आपके ऊपर दो लगाए गए सेक्शंस या दो से ज्यादा, उसमें एक कॉग्निजेबल है एक नॉन कॉग्निजेबल है। तो मसला ये होता है कि भाई पुलिस अब परेशान हो जाती है कि भाई मैं इसको एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर देखूं या नॉन कॉग्निजेबल। तो एक इसका जो ये हल निकाला गया है थ्रू जजमेंट कि भाई इस सारे केस को आप एज ए कॉग्निजेबल देखेंगे, क्योंकि जो है एक ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल का आ गया तो वो सारा का सारा केस जो है वो क्या हो जाएगा, वो कॉग्निजेबल का हो जाएगा। भले उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको कॉग्निजेबल के तौर पर ट्रीट करेगी, और उसमें आपको अरेस्ट भी कर सकती है और आपके इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, बिना जज के आर्डर की रिक्वायरमेंट के। तो इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इफ इन द केस देयर आर टू और मोर ऑफेंसेस एंड वन ऑफ देम इज कॉग्निजेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल ऑफ पीपीसी, द एंटायर केस हैज टू बी डेल्ट विद द कॉग्निजेबल वन। तो सारा का सारा जो केस होगा ऐसा देखा जाएगा जैसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको सेम अथॉरिटी होगी जैसे कॉग्निजेबल केस को डील करने के दौरान होती है। कॉग्निजेबल केस को डील करने के दौरान कौन से पावर्स होते हैं, एक तो अरेस्ट करने का पावर होता है, हमने पढ़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, वो आपको अरेस्ट कर सकता है बिना जज के आर्डर के, तो वो उसको पावर हो जाएगा। अरेस्ट के बाद वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है।
तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के उसको पावर आ जाएंगे। तो आई होप कि आप ये एक्सेप्शन भी जो है समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम कुछ और एग्जाम भी जो है देख लेते हैं ऑफेंसेस के। एक हो गया बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये हम अलग से भी पढ़ेंगे जब हम बेल के टॉपिक पे आएंगे, लॉज ऑफ बेल। उसमें हम अलग से इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ऑफेंस चल रहा है। तो इस वजह से हमने इसको इधर भी जो इंक्लूड कर दिया है। इधर हम सुपरफिशियली पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से। लेकिन इंशाल्लाह जब बेल आएगा तो उधर हम जो है पढ़ेंगे। अच्छा, इधर आप ये समझ सकते हैं, जो लफ्ज से ही पता चल जाता है, बेलेबल ऑफेंस ऐसा है जिसमें बेल मिल सके, नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसा है जिसमें बेल नहीं मिल सके। सिंपल सी बात है। तो चलते हैं हम इसको ज्यादा देखते हैं कि क्या चीजें हैं। अच्छा, पहले बेलेबल ऑफेंस देख लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या है? ऐसा ऑफेंस जो बेलेबल लिखा हो सेकंड शेड्यूल में। मैंने पहले भी कहा कि भाई ये सेकंड शेड्यूल बड़ी काम की चीज है। अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो सेकंड शेड्यूल आपकी जो है जरूर आपके पास होना चाहिए, आपको काम आएगा। तो ये सेकंड शेड्यूल देखना होगा। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि भाई आपको अगर मालूम करना है कि भाई बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, तो सेकंड शेड्यूल को जो ओपन करें। उधर अगर लिखा है कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है, तो वो बेलेबल समझा जाएगा। ठीक है। इसकी और डेफिनेशन एक है कि भाई एक ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 10 साल से कम हो। सपोज करें एक ऑफेंस है, उसकी सजा है 9 साल, तो वो क्या होगा? वो बेलेबल होगा एज पर दिस रूल। अगर उसकी सजा जो है 11 साल है, तो वो क्या होगा? नॉन बेलेबल होगा। क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि भाई लेस देन जो है 10 ईयर्स वो क्या होगा? वो बेलेबल होगा। और ग्रेटर देन जो 10 ईयर्स वो क्या होगा? नॉन बेलेबल। क्योंकि 11 साल क्या है? वो क्या होगा? 10 साल से ज्यादा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, ये जो रूल है, ये जजमेंट्स में मैंने पढ़ा था और कहीं पे लिखा भी था। लेकिन ये ऐसा रूल है, ये हर चीज पे अप्लाई नहीं होता। अमूमन यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे, तो आप ये, मैं भी अगर कभी कोई एफआईआर देखता हूँ तो पहले तो यही रूल अप्लाई करता हूँ कि भाई ये बेलेबल सेक्शंस लगाए या नॉन बेलेबल। कौन सा रूल? कि भाई अगर सजा 10 साल से कम वाला ऑफेंस वाला लगाया है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बेलेबल है। और 10 साल से, मतलब 10 साल से कम है तो बेलेबल है, 10 साल से ज्यादा है तो नॉन बेलेबल। और कभी कुछ ऐसे ऑफेंसेस आ जाते हैं जिसमें जो है ऐसा ये रूल अप्लाई नहीं होता। एक मैंने पढ़ा था पीपीसी में, सेक्शन 123 पीपीसी, सेडिशन से रिलेटेड था, बगावत से रिलेटेड। उसकी जो सजा थी वो 3 साल थी, लेकिन वो नॉन बेलेबल था। हालांकि सजा 10 साल से कम है, 3 साल, लेकिन फिर भी नॉन बेलेबल था। उसकी अपनी लेजिस्लेटर जो कानून साज हैं, उनकी अपनी इंटेंशन होती है, वो क्या होती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने उनको नॉन बेलेबल बनाया है। शायद हो सकता है इस वजह से, क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ है, तो इस वजह से जो है वो नॉन बेलेबल उन्होंने बनाया है। अच्छा, एडवोकेट नईम ने कहा है पनिशमेंट जो है पीपीसी एंड प्रोसीजर जो है सीआरपीसी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है एडवोकेट नईम, नईम साहब। अच्छा, सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, मोहम्मद अमार ने पूछा है सेकंड शेड्यूल ऑफ व्हाट? सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। अताउल्ला ने सही जवाब दिया है। अच्छा, नेहा ने बोला है सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, डोंट मूव अहेड इफ यू हैवंट क्लियर द प्रीवियस पॉइंट द रिक्वेस्ट। ओके नेहा, आपका सवाल क्या था? काइंडली रीराइट कीजिएगा। अच्छा, आपने सवाल पूछा है सर काइंडली गिव एन एग्जांपल ऑफ द केस। अच्छा, कौन से केस का एग्जांपल? काइंडली ये थोड़ा स्पेसिफाई कराइएगा ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। लुकमान ने भी सही बताया है, सेकंड शेड्यूल इन सीआरपीसी 1898। हाँ, ये गलत, ये सही बात नोट कराई है एडवोकेट नईम साहब ने। सेकंड शेड्यूल में इधर सीआरपीसी होना चाहिए। सही बात, मैं इसको करेक्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच डियर एडवोकेट नईम साहब। अच्छा, नया इलियास पूछ रही है कागनिजेबल एंड नॉन कागनिजेबल के एग्जांपल्स। अच्छा, हमने ये एग्जांपल्स देख लिए पहले भी। शायद आपने लेट क्लास ज्वाइन की है, इस वजह से आपने नहीं देखे होंगे। ये आपने एग्जांपल देखे। देखिए, अगर कत्ल हो गया है 302 सेक्शन, तो वो क्या होगा? वो होगा कागनिजेबल। और नॉन कागनिजेबल कत्ल खता हो गया, थ्रेट हो गई, चीटिंग हो गई। तो ये हमने एग्जांपल एक्सप्लेन किए। एक जनरल एग्जांपल भी मैंने बताया था कि भाई अगर आपको कोई थप्पड़ मार देता है, तो वो क्या हो गया? वो अब एक नॉन कॉग्निजेबल ऐसा ऑफेंस है जो सुनने के काबिल ना हो, नॉर्मली ये चीज की है। तो अगर कोई आपको थप्पड़ मार देता है, तो उसके लिए आप ऐसे नहीं जाएंगे थाने पे, भाई मेरी एफआईआर काटो, फलाने बंदे ने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन अगर कोई बंदा है, उसने आपका सर फोड़ दिया है और आपका खून निकल रहा है,
तो ये एक सुनने वाली बात है, ये एक काग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस हिसाब से उसमें आप एफआईआर करवा सकते हैं। तो एक ये बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप किसी आम बंदे को जो है समझना चाहते हैं। बाकी अगर आप एज अ लॉ के स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको ये है कि भाई काग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है जिसमें आपको पुलिस बिना वारंट के जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन काग्निजेबल में पुलिस को जज के वारंट की जरूरत होती है। और एग्जाम्पल्स इधर स्क्रीन पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो काइंडली अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश यही कीजिएगा कि लास्ट में करें। अगर कोई ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उधर ही आपको इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। अच्छा, अवेलेबल पे हम थे। तो बेलेबल में देखते हैं कि नॉन बेलेबल, हम बेलेबल हमने देख लिया। ये रूल मैंने आपको बताया कि ये हर चीज पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अमूमन जो अप्लाई होता है। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि लॉ में कहते हैं वेयर देयर इज रूल देयर इज एक्सेप्शन। तो ये रूल है तो रूल है, तो रूल की एक्सेप्शन तो होगी ही होगी। नॉर्मली यही होता है। बाकी कुछ ऐसे ऑफेंस है जो स्टेट के खिलाफ हो गए, भले उनकी सजा 10 साल से कम होती है, लेकिन वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो चलते हैं, नॉन बेलेबल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी अदर ऑफेंस, जो है बेलेबल को छोड़ के जो भी ऑफेंस बचता है उसको जो है नॉन बेलेबल। अच्छा, ये मैं अपनी खुद से डेफिनेशन नहीं बना रहा, ये मैंने सीआरपीसी से निकाली है। और इसकी दूसरी ये है कि भाई अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन बेलेबल। तो आई होप कि ये आप ये भी बेलेबल और नॉन बेलेबल भी। 319 मैंने नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, कत्ल खता। ये आप सीआरपीसी से चेक कर लीजिएगा, उधर लिखा हुआ है जो सेकंड शेड्यूल है। ये पूछा है किसी ने, लुकमान अहमद ने। अच्छा, जो इस अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की भी जो है देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो जो सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी इधर लिखे हुए हैं। एक जो है अवेलेबल के पहले देख लेते हैं। जो कत्ले खता हो गया है वो अवेलेबल ऑफेंस है। अब क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये पहले तो नॉन कॉग्निजेबल था, इतना सीरियस क्राइम था नहीं क्योंकि गलती से हो गया है। तो ये जो है बेलेबल है। उसके बाद कत्ले खता बाय कार, आप देखते हैं कि भाई मर्डर में अक्सर बेल मिल जाती है, और ये सवाल पूछा जाता है कि मर्डर नॉर्मली क्या है, वो नॉन बेलेबल है, तो इसको कैसे बेल मिली। तो मर्डर के भी टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स लिखे हुए हैं पीपीसी में। कत्ले अमद, कत्ले खता, कत्ले शिबे अमद, और दूसरे बहुत से टाइप्स भी हैं, तो 3 4। तो ये टाइप्स होते हैं। अगर कत्ले अमद किया है, जिसको इंटेंशनल मर्डर कहते हैं, 302 वाला, वो होगा नॉन बेलेबल, उसमें बेल मिलने की कोई इम्कान ही नहीं होती। उसके अलग एक्सेप्शन होती हैं, वो हम आगे देखेंगे जब बेल पढ़ेंगे। बाकी नॉर्मली इसमें भी नहीं मिलती। बाकी अगर किसी को मर्डर में बेल मिल जाती है तो वो कत्ले खता होता है, या कत्ले खता बाय कार होता है, 319 और 320। तो वो होता है सिनारियो, इस वजह से उसको बेल मिल जाती है। बाकी अगर आप किसी को नॉर्मल धमकी देते हैं, मौत के अलावा वाली धमकी, मौत वाली धमकी को जो है बेल नहीं है। नॉर्मल अगर आप धमकी दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, बेलेबल। और चीटिंग, आप जो है किसी से क्या धोखा कर रहे हैं, 417 जो है पीपीसी के तहत, तो वो भी जो है बेलेबल है। उसके बाद चलते हैं नॉन बेलेबल की जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर आपने किसी को जो है मारने की कोशिश की है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन बेलेबल हो जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ तो किसी को कत्ल कर देते हैं, वो भी जो है नॉन बेलेबल है, और कत्ल करने की कोशिश करते हैं। आपने तो अपनी पूरी जो है कोशिश लगाई, वो तो उसका अपना नसीब था कि वो बच गया। इस वजह से लॉ वालों ने क्या किया है, उसको नॉन बेलेबल बनाया है कि आपने तो अपनी हद पार कर दी उसको जो है मारने के लिए, लेकिन वो तो अपने नसीब से बचा है। बहरहाल, किडनैपिंग देख लेते हैं। किडनैपिंग भी जो है वो क्या है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि किडनैपिंग एक किस्म का सीरियस नेचर का क्राइम है। आप, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, किडनैपिंग की जो सजा है वो 7 साल है। जो इधर लिखी हुई है, जो सेक्शन मैंने लिखा हुआ है 363 ऑफ पीपीसी में, 7 साल सजा है। लेकिन ये नॉन बेलेबल है। तो मैंने पहले भी कहा था कि 10 साल वाला रूल मैंने जो बताया, कि भाई अगर 10 साल से जो है कम सजा होगी, तो वो क्या होगा, वो बेलेबल होगा, और 10 साल से ज्यादा वाले जो है नॉन बेलेबल। लेकिन क्योंकि किडनैपिंग की 7 साल है, तो उसूलन ये नॉन बेलेबल होना चाहिए था। लेकिन इसको जो है, सॉरी, उसूलन इसको बेलेबल होना चाहिए था, क्योंकि ये 10 साल से कम है। हमने जो रूल पढ़ा था, 10 साल से अगर कम है। लेकिन लॉ वालों ने, जो लेजिस्लेटर्स हैं, असेंबली वाले, उन्होंने इसको नॉन अवेलेबल बनाया, क्योंकि एक ये सीरियस नेचर का क्राइम है, किडनैपिंग करना किसी को, एक उसकी जो राइट जो है मूवमेंट हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी वायलेशन है। तो इस हिसाब से उसको जो है वो नॉन बेलेबल बनाया है। उसके बाद जो रेप है, अब आप देख सकते हैं रेप एक सीरियस नेचर का क्राइम है, तो जरूरी है कि इसको जो है नॉन बेलेबल बनाया जाए। और अगर आप किसी को मौत की धमकी देते हैं, तो उसकी भी जो है आपको बेल नहीं मिलेगी। अच्छा, ये रब नवाज ने पूछा, अटेम्प्ट मर्डर में 3 to 4 सम केसेस में बेल मिलती है।
अच्छा, ये जो मैंने पे जो बताया आपको, कत्ल जो है 302 जो नॉन अवेलेबल है, इसमें भी बेल मिलती है। वो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस अगर आपके केस में हैं, क्योंकि आपने पूछा है तो हम बता देते हैं। एक कंडीशन होती है, मेरिट में तो आपको मिलने की है नहीं, बाकी अगर आपकी कोई हेल्थ की कोई ऐसी कंडीशन है, मतलब आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि अगर आपको जेल में रखा जाए तो दूसरे कैदियों को नुकसान है, या अगर आपको जेल में रखा जाए आपकी अपनी सेहत का नुकसान है, तो वो चला जाए, उसको बेल दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा नवाज शरीफ जो है वो बेल लेकर लंदन चला जाता था, हालांकि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस से। लेकिन वो कौन सा ग्राउंड लेता था, आपने भी सुना होगा, मशहूर हुआ था 2018 में कि भाई मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए और इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। तो ये क्योंकि राइट टू लाइफ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अपना क्या है, राइट है। तो इस हिसाब से, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो इसको बोला गया कि ठीक है भाई, हम तुमको जो है बेल देते हैं और तुम अपना लंदन से इलाज करा के वापस आ जाओ। वो अलग बात थी कि वो वापस बहुत देर बाद आया। बहरहाल, तो हेल्थ वाला ग्राउंड भी लेते हैं। दूसरा डिले वाला ग्राउंड। अब डिले वाला ग्राउंड हम डेप्थ में पढ़ेंगे जब बेल में आएंगे। भाई केस अगर डिले हो गया है 2 साल 1 साल से ज्यादा, उसको बेल मिल जाती है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन अगर आपके केस में अप्लाई होंगी तो मिलेंगी। डिले हो गया है केस तभी मिलेगी। अगर हेल्थ का इशू है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर लेके आती हैं तो फिर मिलेगी, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं। अच्छा, ये मोहम्मद अमार ने पूछा है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ क्राइम्स अंडर चीटिंग 417 हैपेंस, डेट आर अवेलेबल, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये 417 जो चीटिंग वाला है, आप पीपीसी में देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। नॉर्मली आप ऐसे किसी के साथ धोखा कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, तो वो जो है इसमें चीटिंग में आता है। जैसे मतलब सपोज करें कोई ऐसे जो है टीट करता है, चीटिंग में आ गया। 420 की आप पढ़ेंगे, उसमें भी यही होता है कि भाई आप ऐसे पेटेंट करते हैं कि भाई मैं जोएब हूँ, हालांकि आप जोएब नहीं है, तो ये क्या हो गया, किसी को धोखा देना हो गया, तो ये चीटिंग हो गई। तो ये जो है अवेलेबल है। और आपको ज्यादा एग्जांपल्स इसके देखने हैं तो पीपीसी में आपको मिल जाएंगे 417 में। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। जी बिल्कुल, लुकमान अहमद ने बताया देर आर टू कैटेगरीज, प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी। वो हम पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ बेल पढ़ेंगे, जब हम बेल ड्राफ्ट करना सीखेंगे, पीरियड पोस्टर, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ये उधर इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, मोहम्मद सोएब यही कह रहा है, सही बात कह रहा है कि भाई मुझे लेक्चर जो है पहले का इंक्लूड किया जाए, फिर क्वेश्चंस को देखा जाए, तो ये सही रहेगा। क्योंकि हम क्वेश्चंस को देखते रह जाएंगे तो इधर ही टाइम रह जाएगा। क्वेश्चन हम लास्ट में जो है आपको यही सजेस्ट करेंगे, काइंडली लास्ट में पूछें, ताकि जो है हम ये लेक्चर पहले कंक्लूड कर लें, फिर जो है आपके क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सही बात कह रहा है मोहम्मद सोएब, काइंडली इसको कंसीडर करें। अच्छा, नेहा ने पूछा है कत्ले कता ओनली बाय कार, व्हाट इफ समवन इज अटैक्ड बाय गन। ये मैं लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद में लास्ट में जो है 10 मिनट या 20 मिनट हम जो है सेशन रखते हैं डेली, जैसे लास्ट में प्रीवियस क्लास में था, तो उसमें जो है जवाब दूंगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन, इसको जवाब दे रहा हूँ। तो नेहा का जो है सवाल है, कत्ले खता ओनली बाय कार, व्हाट इफ समवन इज अटैक्ड बाय गन। अगर गन के थ्रू अटैक करता है तो वो कत्ले अमद हो जाएगा, 302 वाला, क्योंकि वो एक इंटेंशनल मर्डर है। कार से मतलब आप जा रहे हैं और कोई आके आपके सामने आ गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी आप किसी को मारना, लेकिन वो अब सामने आ गया है और आपकी ब्रेक नहीं लगी, वो उचित जो है सडन वो आपके सामने आ गया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो मर गया। तो इस वजह से ये कत्ल खता है। और जो आप गन की बात कर रहे हैं वो कत्ल अमद हो जाएगा, वो 302, इंटेंशनल मर्डर। तो चलते हैं हम अब लास्ट में जो है सबके क्वेश्चन देखेंगे, काइंडली हमें लेक्चर कंक्लूड करने दें। थैंक यू सो मच मोहम्मद कामिल। अच्छा, चलते हैं बेल की तरफ चलते हैं। बेल के कुछ टाइप्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक होता है पोस्ट अरेस्ट बेल, दूसरा होता है प्री अरेस्ट बेल। नॉर्मली ये बेल्स होती हैं। अच्छा, पोस्ट अरेस्ट बेल जैसे आप समझ सकते हैं कि अरेस्ट होने के बाद, इसको हम बोलते हैं बेल जो है आफ्टर अरेस्ट, ऐसे भी बोला जाता है। अरेस्ट होने के बाद वाली जो बेल है उसको जो है क्या बोला जाता है, पोस्ट अरेस्ट बेल। और अरेस्ट होने से पहले उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं प्री अरेस्ट बेल। इसके अलग से हम डेप्थ में पढ़ेंगे, पोस्ट अरेस्ट बेल कब होती है, प्री अरेस्ट बेल, और वो कैसे ड्राफ्ट होती है। अभी क्योंकि ऑफेंस चल रहा है तो ऑफेंस में हम सुपरफिशियली देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको जहन में भी होगा कि भाई हमने ये चीजें पहले पढ़ी थी, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो बहरहाल पोस्ट अरेस्ट बेल आप समझ गए, प्री अरेस्ट बेल अरेस्ट होने से जो है कबल पहले, तो वो प्री अरेस्ट बेल हो गई। और दूसरी होती है बेल आफ्टर कन्विक्शन। ये 426 सीआरपीसी में होती है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। बेल आफ्टर कन्विक्शन में क्या होता है, जब आपको सजा आ जाती है आपके क्लाइंट को, क्लाइंट जब क्लाइंट जो सजा आने के बाद वो जब अपील करता है,
अब अपील करता है, क्योंकि अब उसको सजा आ गई है तो वो जेल में बैठा है, और वो अपील के दौरान वो क्या करता है, एक बेल फाइल करता है कि भाई मुझे जो है जब तक ये मेरी अपील सुन रहा है जज, तब तक मुझे बेल दिया जाए। अगर अपील में भी मुझे सजा मिली तो फिर मुझे जेल में रखा जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो बेल फाइल करता है तो उसको हम बोलेंगे बेल आफ्टर कन्विक्शन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, जब किसी को सजा आ जाए, क्योंकि कन्विक्शन की मीनिंग क्या है, सजा आ जाना। तो अगर सारा ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था, और जजमेंट में उसको सजा दी गई कि भाई तुम्हें इतनी सजा दी जाती है, सपोज जो भी हो गई, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब वो जेल में पड़ा है, अब उसने अपील भी फाइल कर दी है। अब ड्यूरिंग अपील, अपील के साथ ये बेल आफ्टर कन्विक्शन भी जो है फाइल कर सकता है। एक बेल फाइल करेगा कि भाई जब तक मेरी अपील चल रही है तब तक मुझे बेल पे रखा जाए। तो वो जो बेल होगी वो बेल आफ्टर कन्विक्शन होगी। तो आई होप कि बेल आफ्टर कन्विक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोटेक्टिव बेल का, इसको हम देखते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। मैं एक स्लाइड जो है बना लेता हूँ, 1 मिनट। प्रोटेक्टिव बेल। तो प्रोटेक्टिव बेल क्या है? प्रोटेक्टिव बेल जैसे जो है आप समझ सकते हैं, इसके लफ्ज से पता चल गया होगा, एक हिफाजत देने वाली बेल। बहरहाल इसको हम जो एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये जो सपोज करते हैं एक बंदा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब वो चाहता है कि भाई पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे। अब वो पुलिस से जो है भागते भागते क्या हो गया, कोई बंदा अगर पुलिस को हाथ नहीं देता तो वो एबिस्कॉन्डर हो जाता है। अगर वो पुलिस को हाथ नहीं देता तो उसको बोलते हैं एबिस्कॉन्डर। एफआईआर के बाद अगर हाथ देता है तो ठीक है भाई, वो अक्यूज हो गया। अगर अक्यूज जो हाथ नहीं देता, वो सरेंडर नहीं करता, तो उसको एबिस्कॉन्डर। एबिस्कॉन्डर की जो लफ्जी माना है, ऐसा बंदा जो भाग चुका हो, जेल से भाग चुका हो या पुलिस से भाग चुका हो, तो उसको भी हम एबिस्कॉन्डर बोलते हैं। तो वो पुलिस से भाग चुका है तो इस वजह से उसको एबिस्कॉन्डर कहा जाता है। अब वो 1 2 3 4 महीने, वो कितने भी टाइम के बाद अब ये चाहता है कि भाई मैं केस को फेस करना चाहता हूँ। अब क्योंकि वो पुलिस के हाथ नहीं आया, पुलिस को उसने हाथ नहीं दिया, और जज के सामने वो रिपोर्ट लेके गए, तो जज ऑर्डर यही निकालेगा कि भाई जहाँ इसको देखो इसको अरेस्ट कर दो। अब वो जज के सामने जाएगा जहाँ उसका केस चल रहा है, मजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो, तो वो तो उसको उधर ही ऑर्डर करेगा कि भाई पहले तो इसको अरेस्ट करो, फिर मैं इसकी बात सुनूंगा। तो फिर तो ये बंदा कभी नहीं आएगा कोर्ट को फेस करने के लिए। तो लॉ वालों ने, लेजिस्लेटर्स ने एक ईजमेंट बना दी है कि भाई ऐसे नहीं करें। अगर ऐसी सख्ती रखेंगे तो वो कैसे आएगा कोर्ट में। तो इस वजह से जो है ये जी बिल्कुल, ये बेल बिफोर अरेस्ट है। ये बताया है इम्तियाज अली ने, बिल्कुल एक बेल बिफोर अरेस्ट जो है किस्म का उसका जो है टाइप है, पीरियड्स बेल का ही टाइप है। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी बेल होती है, जो पीरियड्स बेल होती है वो ज्यादा टाइम के लिए होती है, ये कुछ टाइम के लिए होती है। बहरहाल अब ये कोर्ट, अब कोर्ट में आएगा, जिस कोर्ट में इसका केस चल रहा है, तो वो तो उधर ही आर्डर निकालेगी कि भाई बिस्मिल्लाह करके इसको अरेस्ट करो, फिर इसकी बात सुनी जाएगी। तो लेजिस्लेटर्स ने कहा है कि भाई इतनी सख्ती होगी तो ये कैसे आएगा। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए आसानी बना दी है कि भाई ऐसे करो, तुम हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से एक प्रोटेक्टिव बिल लेकर आओ। हाई कोर्ट में जाएंगे और उधर क्या कहेंगे कि भाई क्योंकि मेरे जो इधर मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में मेरे ऊपर केस है, मेरे ऊपर एफआईआर है, अब मैं एबिस्कॉन्डर था, कोर्ट से भागा हुआ था, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं फेस करना चाहता हूँ ट्रायल को, लिहाजा मुझको बेल दी जाए, प्रोटेक्टिव बेल। और जज क्या करेगा, बिना मेरिट देखे, ये नहीं देखेगा कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल, आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देगा। जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था, नसरुल्लाह गडानी, एक जो जर्नलिस्ट था, उसको जो है कत्ल कर दिया गया था। तो एक सरदार था, लुंड सरदार, जात को उसकी लुंड थी, सोहेल लुंड, सॉरी नाम उसका मुझे पता नहीं था, लुंड सर जो है उसकी कास्ट थी। अब उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, तो कुछ आदमी बोल रहे थे कि भाई हमारी अदालत ऐसे वैसे मर्डर में भी बेल दे देती है, कि भाई प्रोटेक्टिव बेल ऐसी बेल है जिसमें मेरिट नहीं देखी जाती। उसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई वेदर इट इज बेलेबल ऑफेंस और नॉट बेलेबल ऑफेंस। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि ये होती है टेम्पररी टाइम के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं होती, ये टेम्पररी टाइम के लिए होती है। कितने बजे जो 7 या 14 दिन देता है जज, और ज्यादा अगर कितना बिजी बंदा हो गया तो उसको जो है महीना महीने का टाइम दे देता है। और उसको यही बोलता है कि भाई जितना मैंने टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर तुम जो जहाँ तुम्हारा केस चल रहा है, जिसको हम ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, वहां जाओ और वहां सरेंडर करो। तो वो क्या करेगा, उस ट्रायल कोर्ट में जाएगा, उस ट्रायल कोर्ट में जाएगा, उधर अब जाएगा, उधर जज ऑर्डर निकालेगा कि भाई इसको अरेस्ट करो, क्यों- पहले इसको अरेस्ट करो, फिर मैं उसकी बात सुनूंगा। ट्रायल कोर्ट तो इतना जज्बाती हो गया है। तो आप उसको प्रोटेक्ट बेल दिखाएंगे कि भाई ये देखो मैंने जो है
जो है प्रोटेक्टिव बेल ली है हाई कोर्ट से। तो जी बिल्कुल, ये खालिद लुंड उसका नाम था, बिल्कुल ये सही बताया है किसी ने, लुकमान ने सही नाम बताया है, बिल्कुल। तो वो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, उसका ऑर्डर निकालेगी कि भाई इसको अरेस्ट कर दो। तो फिर वो आप क्या दिखाएंगे कि भाई प्रोटेक्टिव बेल दिखाएंगे, भाई ये देखो मैंने हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली है। अब क्योंकि वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसको अपनी ऊपर वाली कोर्ट का ऑर्डर मानना है, तो वो उसको अरेस्ट नहीं करेगी। फिर आप क्या करेंगे, उधर आप सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद फौरन आप क्या करेंगे, प्री अरेस्ट बेल फाइल करेंगे। प्री अरेस्ट बेल, क्योंकि अभी आप अरेस्ट नहीं हुए तो इस वजह से आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करेंगे। और प्री अरेस्ट बेल का जो भी अपना ट्रायल चलेगा, अपना जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, फिर वो अगर जज वो अलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है, ताकि कोई इंसान है जो कोर्ट से भागा हुआ है और वो केस को फेस करना चाहता है, तो उसके लिए एक इजमेंट बनाई गई है। तो ये प्रोटेक्टिव बेल हो गई। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे प्रोटेक्टिव बेल की एक इंटरेस्टिंग चीज है। नवाज शरीफ जब वापस आया था अभी लंदन से, तो जो प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाई कोर्ट जो होती है देती है, उसके लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी, तो वो एयरपोर्ट पे आए थे उसकी फिंगरप्रिंट लेने। नॉर्मली बंदा क्या करता है, वो कोर्ट जाता है, ऐसा सारा कुछ एफिडेविट ऐसा कुछ होता है। तो ये थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। हालांकि प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना होता है, और कोई फॉरेन से अगर आ रहा है तो उधर ही उसको जो है पुलिस अरेस्ट कर देती है। उसके लिए एक जो प्रोटेक्टिव बेल होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, वो कानून साज वही हैं, तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अक्सर ये प्रोटेक्टिव बेल आप सुनते होंगे, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। ये पीरियड बेल से रिलेटेड ही होती है। बहरहाल इसकी हम जो ड्राफ्टिंग है, इसकी ड्राफ्टिंग अलग से सीखेंगे। पीरियड बेल की ड्राफ्टिंग सीखेंगे, पोस्टर बेल की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ये तीनों बेल्स की जो है ड्राफ्टिंग इंशाल्लाह हम जो है अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे टाइम टू टाइम सीखेंगे सारी कुछ। और बेल की जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पीरियड बेल के ग्राउंड्स कौन से हैं, पोस्टर बेल के ग्राउंड कौन से हैं, प्रोटेक्टिव बेल के, वो भी हम उधर कवर करेंगे। क्योंकि हम एक क्लास में सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। अभी ऑफेंस की बात चल रही है, तो हम ऑफेंस पे इस इतना ही आपको जो है पढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम बेल में आएंगे तो हम सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। अब आता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऐसा है जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सके। भाई ठीक है भाई, किसी के ऊपर मैंने केस कर दिया, अब मैं इसको माफ कर देता हूँ, केस खत्म हो जाए। दूसरा होता है ना जो है नॉन कंपाउंडेबल, जिसमें नो कंप्रोमाइज। अगर मैंने किसी के ऊपर केस कर दिया, अब मैं केस नहीं वापस ले सकता, तो ऐसे ऑफेंस होगा, वो नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो ये जरूर सोचिएगा कि आप किसी के ऊपर कोई जो ये लगा रहे हैं जो भी सेक्शंस, तो ये सोच समझ कर, अगर आप ऐसे अपनी जो होते हैं दुश्मनी निकालने के लिए किसी के ऊपर जो ये लगाते हैं सेक्शंस, तो काइंडली कॉम्प्रोमाइज वाले लगाइए, कि अगर आगे जाके बात बन जाती है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकें। ऐसे अगर आपने जो जज्बाती में होकर ऐसे झूठे नॉन कंप्रोमाइज वाले लगा दिए, नॉन कंपाउंडेबल वाले, और आगे आप उससे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट कहेगी कि भाई नहीं, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस से इधर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो बहरहाल इसके भी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं, कौन से ऑफेंसेस जो है कंपाउंडेबल है, कौन से नॉन कंपाउंडेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कंप्रोमाइज इज पॉसिबल, जिसमें कंप्रोमाइज हो सके, कि ठीक है भाई तुम केस वापस ले लो, बिस्मिल्लाह करो। अब ये कौन से ऑफेंस है, एक कत्ले अमद हो गया। कत्ले अमद आपने देखा होगा अक्सर, भाई मर्डर है, मर्डर में कॉम्प्रोमाइज हो गया। जैसे अभी कारसाद इंसिडेंट हुआ था, नताशा वाला, कराची वाला, उसमें क्या हुआ था, उसने जो है दियत ले ली, बस कॉम्प्रोमाइज कर दिया एक किस्म का। तो ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है मर्डर में। अच्छा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सके। मतलब एक बार आपने केस कर दिया, अब आप केस वापस नहीं ले सकते। यहाँ तो आप केस को खुद हाथ से कमजोर करें कि अगले को बंदे को सजा ना आए, बाकी आप वापस नहीं ले सकते। जो है अब कौन से सेक्शन हैं, रेप वाला सेक्शन। ये एक उस्ताद था या टीचर था, शर था, सारंग शर, अगर आपको याद हो। तो सारंग शर ने के वो इसके ऊपर एक एलिगेशन था कि भाई उसने एक बच्चे का रेप किया है। और फिर क्या हुआ था, फिर वो अक्विट हो गया था। फिर सलाउद्दीन पवर, एक जो एक जस्टिस था हाई कोर्ट का, उसने उसको फिर से जो है जेल में डाल दिया, उसके ऊपर फिर से ट्रायल चलाया। ये कह कर कि भाई रेप तो नॉन कंपाउंडेबल है, कंप्रोमाइज कैसे हुआ। तो वो सारा कुछ उसके ऊपर फिर से केस चला, अब वो फिर से जेल चला गया है। तो ये एक उसका अच्छा एग्जांपल है, जो मैं समझता हूँ आपको समझाने के लिए, कि भाई ऐसे होता है, अगर रेप का आप किसी के ऊपर चार्ज लग जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। अगर अगला बंदा जिसके साथ रेप हुआ है वो कहे कि भाई मैं इसको माफ करता हूँ, तो वो माफ नहीं होगा, क्योंकि ये एक शरीयत के खिलाफ वाला है। क्योंकि कत्ल तो जंग में भी होता था हमारे यहाँ। शरीयत यही कहती है कि भाई अगर कोई बंदा आपके ऊपर हमला करता है, तो आप भी उसके ऊपर
जो है कोई किसी किस्म का रहम ना दिखाएं। तो जो कत्ल हो गया है एक किस्म का इतना सीरियस नहीं है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है। बाकी जो रेप है, रेप किसी भी हालत में जो एक नहीं है आपको कमांड की भाई ये करो, क्योंकि एक गलत चीज है। तो इस वजह से इसको लेजिस्लेटर्स ने क्या किया है, नॉन कंपाउंडेबल एट एनी कॉस्ट। भले वो जिसके साथ हुआ है जो विक्टिम है इस चीज का वो भी कहे कि भाई मैं माफ करता हूँ, वो माफ नहीं हो सकता। तो ये हो गए नॉन कंपाउंडेबल। तो आई होप कि ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के भी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो है कुछ सेक्शंस भी देख लेते हैं सेकंड शेड्यूल के थ्रू। ये सेकंड शेड्यूल बहुत बहुत ही काम की चीज है। आप देख सकते हैं कि आज का लेक्चर जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सेकंड शेड्यूल जब हम बेल ड्राफ्ट करेंगे ना, जब हमारे सामने एफआईआर आएगी, एफआईआर भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होती है। एफआईआर के कितने 6 सेक्शंस होते हैं, उन 6 सेक्शंस में क्या क्या लिखा होता है वो हम सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो जब एफआईआर के सेक्शन देखेंगे तो उसके बाद हम सेकंड शेड्यूल देखेंगे कि भाई वेदर इट इज बेलेबल और नॉट। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो आपको याद होगी टिप्स पे। लेकिन अगर कोई ऐसा नया केस है जिसके सेक्शंस आपने कभी नहीं देखे, क्योंकि पीपीसी भी बता बहुत बड़ा है, 500 सेक्शंस हैं, तो वो सारा तो रट्टा नहीं लगा सकते। लेकिन जितने की ज्यादा प्रैक्टिस होती है उसको तो पता होता है। कोई ऐसा आपके सामने केस आ जाता है जो नया सेक्शन है तो उसके लिए आप सेकंड शेड्यूल ओपन करके देखते हैं कि भाई वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। बहरहाल तो कंपाउंडेबल आपको देखने हैं तो उसके लिए भी आपको जो है सेकंड शेड्यूल देखना लाजमी है। उधर लिखा होता है कि भाई ये कंपाउंडेबल है या नहीं है। एक और सेक्शन भी है सीआरपीसी का, सेक्शन 345। उधर जो भी जो है लिखे हुए हैं सेक्शन, जो भी ऑफेंसेस लिखे हुए हैं वो कंपाउंडेबल है। और 345 के अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं वो क्या है, वो नॉन कंपाउंडेबल है। तो एक ये 345 वाले सेक्शन से और दूसरा सेकंड शेड्यूल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कत्ल हो गया, किसी का आप मर्डर कर, मैंने पहले भी एग्जांपल उधर दिया था। कत्ल क्या है, कंपाउंडेबल है। अगर किसी का आप कत्ल कर देते हैं और अगले उसके लीगल ईयर्स आते हैं कि भाई मैं अब इसके ऊपर केस वापस लेता हूं, तो वो वापस ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि भाई इट इज कंपाउंडेबल। कत्ल खता हो गया, कत्ल खता भाई कार हो गया, ये भी कंपाउंडेबल है। अटेम्प्ट मर्डर, ये भी कंपाउंडेबल है। चीटिंग, ये भी कंपाउंडेबल है। थ्रेट, मौत की धमकी के अलावा वाली, मौत की धमकी वाली क्या है, वो नॉन कंपाउंडेबल है। तो अब ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भाई अगर आप किसी को मार देते हैं तो वो उसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन मौत की धमकी नहीं दे, मतलब ये कौन सी इन्होंने जो है माइंड आइंस्टाइन वाली यूज की है, मुझे तो समझ में नहीं आई। कि अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो भाई ठीक है, आप इसका कंप्रोमाइज नहीं होगा, और अगर आप मार देते हैं तो वो कंप्रोमाइज होगा। तो मतलब इससे धमकी देने से मतलब इजी है कि भाई मार दे, क्योंकि उसका कंप्रोमाइज होता है। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये कंपाउंडेबल होना चाहिए था, इतना सीरियस नेचर का है नहीं। जब किसी के मर्डर को आपने कंपाउंडेबल बनाया है तो उसकी धमकी को आपने नॉन कंपाउंडेबल किस ग्राउंड पे बनाया है। लेकिन क्योंकि लेजिस्लेटर्स ने बनाया है, वो हमने खुद उनको अपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट विल दी है, अपने वोट दिया है, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहरहाल किडनैपिंग जो हो गई, किडनैपिंग भी नॉन कंपाउंडेबल है। और जो रेप है वो भी नॉन कंपाउंडेबल है। हाँ ये बात आपकी सही है, मोहम्मद सोएम ने यही कहा कि भाई हो सकता है कि भाई वो मर्डर कर दे। तो ये एक उनकी अपनी इंटेंशन हो सकती है। उनका अपना माइंड है। आपके जो आर्गुमेंट है काउंटर वाला वो मुझे वैलिड लग रहा है। बहरहाल ये मर्डर वाला जो है मुझे सीरियस क्राइम लग रहा है ना, इस वजह से मैं कह रहा था कि भाई इसको कंपाउंडेबल से नॉन कंपाउंडेबल अगर होता मर्डर, तो मर्डर वाली धमकी के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बहरहाल जो आपका भी जो आर्गुमेंट सही है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रायल्स देख लेते हैं और फिर चलते हैं कुछ एप्लीकेशंस भी सीख लें, क्योंकि जो प्रोसीजर हमने बहुत देख लिया और चीज़ें हमने बहुत देख ली, अब हम एप्लीकेशन भी एक दो सीख लें। अच्छा, हमारी थीम यही है क्लास की भाई, कुछ हम टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, टॉपिक्स के साथ साथ एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना भी सीखेंगे, ताकि दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, प्रोसीजर भी आपका सारा कवर हो जाए और उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी आप सीख लें। तो ट्रायल्स हम पढ़ लेते हैं। ट्रायल्स के जो है बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू कौन से पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंस, कि भाई कौन से ऑफेंसेस कौन से जज चलाएगा। तो पहले हम मजिस्ट्रेट को कवर करते हैं, मजिस्ट्रेट के कौन से ऑफेंसेस हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो 3 साल तक सजा, 45,000 तक का फाइन लगा सकता है आपको। सेकंड क्लास का जो जो जज है वो 1 साल तक सजा और 15 साल तक जो है आपको फाइन लगा सकता है। और जो थर्ड जो है क्लास का जो जज है वो 1 महीने तक की सजा और जो है 3,000 तक का जो है
फाइन लगा सकता है। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, मैंने कैसे याद किया था। ये तो 3 साल, 1 साल, 1 महीना सिंपल है। फाइन के लिए मैंने एक ट्रिक लगाई थी। 45, जो ये 3 और 15 है, इनको अपने आप को मल्टीप्लाई करो। 3 और 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 45 जवाब आ जाएगा। तो ये आप ऐसे जो ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि भाई थर्ड क्लास 3, सेकंड क्लास 15, और इसको जो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट क्लास वाली फाइन आ जाती है 45,000। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी मेरी ट्रिक। बहरहाल, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। अभी करंटली सिर्फ फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट हैं, ये सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के खत्म हो गए 2002 के बाद। अब सिर्फ फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है, आप जहां भी जाएंगे तो फर्स्ट क्लास का होगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट इधर एक सवाल पूछते हैं कि सर अगर फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है तो ये नाइन्थ मजिस्ट्रेट क्या है, ये एट्थ मजिस्ट्रेट क्या है, ये फोर्थ मजिस्ट्रेट क्या है जुडिशियल में से, फोर्थ जेम, फिफ्थ जेम। अच्छा, प्रैक्टिस में इसको हम जेम बोलते हैं। जेम वो डबल रोटी वाली जेम नहीं जो हम खाते हैं, ये जेम होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जेम बोलते हैं, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप भी इसको जेम बोलेंगे। और सेशन जज को हम बोलते हैं डीजे। डीजे वो जो डीजे वाला बाबू नहीं, वो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं भाई डीजे। कौन से डीजे के यहाँ, तो कौन से एडीजे। एडीजे मतलब एडिशन जो है डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात चल रही थी। बात ये चल रही थी कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, नाइन्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एट्थ, फोर्थ, ये सीन क्या है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट क्लास के अलावा और कोई क्लास नहीं है। तो अगर क्लास होता तो ये इधर लिखा होता जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लास हमेशा लास्ट में लिखा होता है, अब वो खत्म हो गया है। अब सिर्फ फर्स्ट क्लास है तो इस वजह से उसको नहीं लिखा जाता। बाकी ये जो नाइन्थ ए और ये फोर्थ है, ये इनका सीरियल नंबर है कि भाई कौन सा जज, कौन सी कोर्ट नंबर। अब एक देखें हमारे यहाँ हैदराबाद में क्या है, 10-12 से ज्यादा मजिस्ट्रेट हैं। अगर उनको हम सीरियल नंबर नहीं देंगे तो हमें कोई कहता है भाई फिलाने जज में के यहाँ आपका केस है। अब हम कैसे पता चले, 15-20 अगर मजिस्ट्रेट हैं तो कोई मुझे बता दे कि भाई जो जज के मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा केस है। ऑनलाइन अगर हम देख लें केस केस जो भी होती है, आउट जो कार्ड लिस्ट होती है, वो हम देखें तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, सीरियल नंबर दिए हैं तो भाई तुम्हारा नाइन्थ मजिस्ट्रेट के सामने केस है, तुम्हारा फोर्थ मजिस्ट्रेट के सामने। ये एक उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए दिया गया है सीरियल नंबर, जैसे हमें जो है नाम दिए गए हैं बुजुर्गों से कि भाई हमें पहचाना जा सके। तो आई होप कि ये भी आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम क्लास में ही उनके जवाब दे दें। तो इसी वजह से हम आपको एडवाइस करते हैं कि लास्ट में जो है क्वेश्चंस करें। जैसे मैंने इसी सवाल का जवाब इधर दे दिया कि भाई ये नाइन्थ वाला या फोर्थ वाला होता है, तो फर्स्ट क्लास वाला क्या सीन है। बहरहाल, अभी आते हैं कोर्ट से ऑफ सेशन। सेशन जज यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिसको बोलते हैं, या कोर्ट्स ऑफ सेशन जिसको बोलते हैं, वो कौन से जो है ऑफेंसेस की जो है सजा दे सकता है। वो किसी किस्म की सजा दे सकता है, मतलब उसको इनहेरिट पावर है। इनहेरिट पावर उसको बोलते हैं जो खुल्लम खुल्ला पावर। जैसे भाई किसी को कोई मुझे दे दे कि भाई ये लो इस घर की जो है ख्याल करो। अब मैं किसी भी किस्म का इसको काम करूं, लेकिन मुझे एक पर्पसफुल करना है कि भाई मुझे जो है घर का ख्याल करना है, चाहे वो मैं उसकी सफाई करूं या कोई वैक्यूम क्लीनर लेकर आऊं या सारा कुछ ऐसा। तो जज को भी इधर इनहेरिट पावर है, खुल्लम खुल्ला पावर है। वो किसी किस्म की भी सजा दे सकता है। अब हमने सजाएं पढ़ी थी, 10 सजाएं पढ़ी थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में हमने कितनी पनिशमेंट्स पढ़ी थी, 10 पनिशमेंट्स पढ़ी थी जो सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी में लिखी हुई थी। तो 10 में से कोई भी सजा दे सकता है, कौन, सेशन जज। अच्छा, डेथ के लिए एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो फांसी की सजा देता है तो उसको वो कंफर्म कराएगा हाई कोर्ट से। अगर किसी को फांसी की सजा देता है कि भाई मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, तो जाओ हाई कोर्ट से कंफर्म करा के आओ। बाकी इससे अलावा जो भी सजा देगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जिसको हम 25 साल बोलते हैं, तो अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ देता है किसी को तो वो ऐसे ही देगा। 7 साल की सजा ऐसे ही देगा, 15 साल, 20 साल। बाकी अगर किसी को फांसी की सजा देगा तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म कराएगा। रिसेंटली हमारे यहाँ प्रैक्टिस में क्या हुआ था, एक बंदे को मर्डर, उसने वाइफ का मर्डर कर दिया था, तो उसके ऊपर केस हो गया था। फिर जज ने क्या कर दिया, उसको जो है फांसी की सजा सुना दी और उसको बोला कि भाई तुम्हारे पास एक हफ्ता है हाई कोर्ट से, ये कंफर्म होगी और फिर उसके बाद तुम्हें फांसी आएगी। अगर अपील करना चाहते हो तो जाओ और जो है इसकी अपील करो। तो ये हाई कोर्ट इसको कंफर्म करती है। मैं आपको ऑर्डर भी दिखाता हूँ। ये बड़ा ही जो है मशहूर वाकया था, जिसमें था कि उसने क्या किया था, शायद रेप का इधर लगा हुआ है 376 का। बहुत ही खराब था ऑफेंस पर। क्या हुआ था, इसने अपनी जो है डॉटर के साथ अस्तगफुरुल्लाह जो है इतना गलत जो है ऑफेंस किया था। बहरहाल, ये वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको जो है क्या लिखा हुआ है कि भाई ही बी हैंग्ड। ये मैंने इधर हाथ रखा हुआ है, मैं इसको ज्यादा जूम कर देता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है, ही बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज डेड। और इसको अमाउंट भी जो है इसको पे करना है सारा कुछ। तो ये इसको तब तक फांसी दी जाए जब तक ये जिंदा है, मर नहीं जाता तब तक इसको जो है लटकाया जाए। अच्छा ये सजा, इधर लिखा हुआ है द सेंटेंस ऑफ डेथ। आप ये देख सकते हैं, द सेंटेंस ऑफ डेथ शल बी नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। अब क्योंकि ये लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी है तो वो लाहौर की हाई कोर्ट इसको कंफर्म करेगी, क्योंकि वो उसकी सबॉर्डिनेट है। बहरहाल जो कंफर्म कौन करेगी, हाई कोर्ट करेगी। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर जो सेशन जज है, अगर वो फांसी की सजा देगा तो वो ये कंफर्म कराएगा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट इसको रिव्यू करेगी, इसको सारा कुछ पढ़ेगी, देखेगी कि भाई वाकई इसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो वो ऑर्डर निकालेगी एज अकॉर्डिंगली, अगर उसको नहीं देनी चाहिए तो वो ऐसा जो ऑर्डर अदरवाइज वाला जो ऑर्डर निकालेगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन ये शेयर करूंगा पिक्चर, काइंडली इसको जरूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि भाई सजा कैसे जो है जजेस जो है टाइप करते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं वापस हम अपने लेक्चर पे। जो हमने चीजें पढ़नी थी कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर की वो हमने पढ़ ली। अब हम एप्लीकेशन थोड़ी देख लेते हैं। एक हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन। कंडोनेशन की एप्लीकेशन, कंडोनेशन की लफ्जी माना है माफी मांगना। अब कोर्ट से हम माफी मांगेंगे। अब भाई हमारी गलती क्या है कि हम माफी मांगे। गलती ये है कि जो आपका क्लाइंट जो अक्यूज है वो एब्सेंट है। क्लाइंट सपोज करते हैं, एक होता है एडवोकेट, दूसरा होता है क्लाइंट। तो वो क्या है, वो एब्सेंट है। अब क्योंकि क्लाइंट अगर एब्सेंट है तो आपको कोर्ट से माफी मांगनी है एप्लीकेशन के थ्रू। आप वो कोर्ट को बोलेंगे कि भाई हम माफी मांगते हैं, हमारा क्लाइंट माफी मांगता है कि वो एब्सेंट है, और इसके कोर्ट को इसके कोर्ट इस केस को दूसरी तारीख दे, कोई दूसरी तारीख पे इसको सुनाया जाए, इसको जो चलाया जाए। अभी जो हमारा जो क्लाइंट है वो एब्सेंट है। अच्छा आप इधर डिफरेंस देख सकते हैं, अगर कोई वकील एब्सेंट है तो वो एडजमेंट कि भाई इसको मुलतवी करो, मतलब सीधा, माफी वाफी कुछ नहीं, क्योंकि भाई वकील एब्सेंट है, कोई आम बंदा थोड़ी है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट एब्सेंट है तो आप जो है क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो इससे आपको पता हो गया होगा कि भाई कितना पावर है ब्लैक कोर्ट का। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो उधर भी आपको फील हो जाएगा। तो वकील अगर एब्सेंट है तो उसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं, सीधा बोले भाई जज जैसा आप इसको मुलतवी करो दूसरी तारीख पे। लेकिन अगर क्लाइंट एब्सेंट है तो उसके लिए आप कंडोनेशन दे, लफ्जों का फर्क है ना। इसमें ऐसे नहीं है, कंडोनेशन में आप हाथ नहीं मांगेंगे जज के सामने माफ कर दें ऐसे कुछ, उसमें भी आप अपनी प्रोटोकॉल्स के साथ जाएंगे। लेकिन आप लफ्ज की जो है चॉइस देखिए, वर्ड्स की चॉइस देखें, जजेस ने क्या कहा है कि भाई अगर क्लाइंट एब्सेंट है तो आपको माफी वाले लफ्ज यूज करने हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें इधर जो है प्रिविलेज दिया गया है वकीलों को, माशाल्लाह से। बहरहाल हम ये कंडोनेशन की एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कैसे ड्राफ्ट की जाती है, कैसे हम माफी मांगते हैं कोर्ट से। बहरहाल ये जो एडजोर्नमेंट की एप्लीकेशन है, फॉर्मेट इसका भी सेम है, क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, दूसरी तारीख मांग रहे हैं कोर्ट से। तो इस वजह से जो है जो कंडोनेशन की एक एडजोर्नमेंट जैसी एप्लीकेशन होती है, लेकिन इसमें फर्क इतना ही होता है कि आपका क्लाइंट एब्सेंट है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं इसको जूम कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एडजॉर्नमेंट जो है ड्राफ्ट की थी, उसमें आप क्या करते हैं, कोर्ट का टाइटल देते हैं। सपोज करते हैं हमारा केस जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कराची के यहाँ है, और जो भी उसका क्रिमिनल केस नंबर होगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है, ये क्रिमिनल केस नंबर कौन अलाट करता है, ये कोर्ट अलाट करती है। जब आपका केस एडमिट हो जाता है तब आपको कोर्ट नंबर अलाट करती है। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको मालूम कैसे पड़े कि भाई कौन सा केस नंबर है। ये जज जो है आपको बता देगा कि भाई तुम्हारा केस नंबर ये है, तुम्हारा उधर से आप देखकर जो है इधर लगा सकते हैं। उसके बाद आप टाइटल, जो भी आपका केस का टाइटल होगा, सपोज करते हैं द स्टेट वर्सेस मोहम्मद अली, जो भी है, जो भी आपके यहाँ टाइटल होगा द स्टेट वर्सेस जो भी अक्यूज होगा। और फिर एप्लीकेशन का टाइटल। अब हम क्या मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन, हम कंडोनेशन मांग रहे हैं। हम जब एडजॉर्नमेंट मांग रहे थे तो हम क्या लिखा था हमने, एप्लीकेशन फॉर एडजॉर्नमेंट। जब हमें कोई सुपरदारी की चाहिए तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सुपरदारी। तो जो भी हमें चीज चाहिए तो इधर हम टाइटल में वो हम लिखेंगे, कोर्ट को इधर से पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या। अगर चाइल्ड की कस्टडी चाहिए तो हम इधर लिखेंगे भाई एप्लीकेशन फॉर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन। अगर हमें खुला चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर खुला। तो ये टाइटल बहुत काम की चीज है, जो आपको चाहिए आप टाइटल में जरूर मेंशन करेंगे ताकि जज को पता चल सके कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद जो भी हम करते हैं
बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते हैं. इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट. It may be believed to condone the absent complaint who is busy in the as personal matter of family suit number filan filan pending before this learned civil judge Hyderabad. He cannot attend before this honorable court today. Hence, this honorable court may kindly be pleased to condone the absent in the interest of justice and adjourn the matter on another date. अच्छा, इधर हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं. इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है. काइंडली जो ऑनरेबल कोर्ट हमारे जो एब्सेंट कंप्लेनेंट हैं इसको क्या करें, इसको कंडोन करें. कंडोन माना इसको माफ करें. इसको माफ करें. क्यों माफ करें? क्योंकि भाई ये बिजी है किसी दूसरे केस में, फैमिली सूट में फिलहाल जो नंबर लिखा हुआ है हैदराबाद में उसका केस है, तो इस वजह से वो कराची नहीं आ सका. कराची की कोर्ट में हम ये कंडोनेशन मांगे, तो इस वजह से वो कराची नहीं आ सकता. काइंडली उसकी एब्सेंस को, उसकी गैर मौजूदगी को माफ करें और इस जो एक मैटर को एडजोन करें, मुलतवी करें, किसी दूसरी डेट पे रखें इसको. और जो ये जो पेरियर मांग रहे हैं, इल्तिजा मांग रहे हैं, ये कानून की बालादस्ती के लिए मांग रहे हैं. अगर ये हमारी पेरियर नहीं जो अलो की गई तो ये कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी. उसके बाद एडवोकेट फॉर जो भी होगा वो इधर अपनी सिग्नेचर करेगा. अगर हम कंप्लेनेंट के लिए कंडोनेशन मांग रहे हैं तो एडवोकेट कंप्लेनेंट, अगर अक्यूज के लिए मांग रहे हैं तो एडवोकेट फॉर अक्यूज. और जहाँ जहाँ की कोर्ट होगी कराची की होगी तो कराची की, जो हैदराबाद होगी तो हैदराबाद, पेशावर होगी तो पेशावर. और जिस तारीख पे आप मांग रहे हैं तो वो तारीख आप मेंशन करेंगे. तो ये हो गई एप्लीकेशन फॉर एडजोर्नमेंट. तकरीबन फॉर्मेट इसका क्या है, सेम है जैसे वो होता है एडजोर्नमेंट वाला. उसके बाद आता है सीटीसी, ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीटीसी. अच्छा, ये तीन एप्लीकेशन थी जो सिंपल थी, एडजॉर्नमेंट, कंडोनेशन, सीटीसी. जो हमारा अपकमिंग क्लास होगा वो कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशन है 22 AB की हो गई, वो एक पेज से ज्यादा हो गई, 3-4 पेजेस उसमें आएंगे. तो कोई अगर सोच रहा है कि भाई हम बहुत सिंपल एप्लीकेशन पढ़ें, तो सिंपल एप्लीकेशन खत्म हो गई आज की क्लास के बाद. आप जो भी पढ़ेंगे वो हम बड़ी एप्लीकेशन जो 22 AB हो गई, 22 AB 1 2 3 सारी कुछ. अब ये सवाल है ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीटीसी. सीटीसी का मतलब क्या है? सीटीसी का मतलब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. अगर आप भी किसी चीज का जो ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मांग रहे हैं किसी भी चीज की, किसी भी जजमेंट की, तो उसके लिए आप ऐसे नहीं कोर्ट में नहीं जाए कि भाई फिलानी जजमेंट की मुझे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, या फिलानी मेमो की मुझे क्या चाहिए, मेमो ऑफ एप्लीकेशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए. तो ऐसे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है. उसके बाद आपको सीटीसी मिलती है. सपोज करते हैं कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, जजमेंट सुना दी. अब उसकी आप अपील करना चाहते हैं. तो जब आप अपीलेट कोर्ट में जाएंगे तो अपीलेट कोर्ट आपसे पूछे कि भाई कौन सी जजमेंट के खिलाफ आप अपील कर रहे हैं. तो उसके उस टाइम पे आपके पास जजमेंट की एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होनी चाहिए. तो आप क्या करेंगे, जिस कोर्ट ने जजमेंट दी है वहां से आप सीटीसी निकलवाएंगे. फिर आप अपीलेट कोर्ट में जाएंगे और उधर आप क्या करेंगे, अपील करेंगे. तो सर्टिफाइड टू इधर आपको काम आएगी. बाकी नॉर्मल चीजों में भी आपके बहुत काम आती है. और इधर आपका मैं रेट बता दूं सर्टिफाइड टू कॉपी का. हालांकि ये एक पेज की होती है, जैसे एडजॉर्नमेंट की होती है 60 पेज की. तो मैं तो हैरान हो गया जब मैंने सुना कि इसका एक वकील ने 10,000 रुपये लिए थे. बस क्या किया था भाई, एक पेज पे ड्राफ्ट किया और जज के सामने रख दिया. और 2-3 दिन के बाद उसको जो है रिकॉर्ड रूम से वो सिटी से मिल गई. ये रिकॉर्ड रूम से मिलती है. तो क्योंकि अगर केस वो बंद हो गया है तो वो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है, तो फिर आपको उधर से लेनी होती है. अगर केस चल रहा है तो फिर वो कोर्ट से मिल जाती है. तो उसने रिकॉर्ड रूम से 2-3 के बाद उसको लेके दिया और 10,000 रुपये. तो ये एक शॉर्ट एप्लीकेशन की भी इतनी बड़ी फीस चार्ज करते हैं. बहरहाल हम देख लेते हैं कि इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं. टाइटल आप देंगे जो भी कोर्ट होगी, जिस कोर्ट में आप ये एडजॉर्नमेंट सीटीसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं, और जो भी केस नंबर है वो सारा कुछ, और जो टाइटल है. उसके बाद एप्लीकेशन का टाइटल देंगे. हमें क्या चाहिए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए. तो इस वजह से हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. तो एप्लीकेशन से जज को पता चल गया कि हमें चाहिए क्या. उसके बाद हम लिखेंगे भाई इट इज रिस्पेक्टफुली पुरेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज्ड टू ग्रांट द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ जो है ऑर्डर और जजमेंट डेटेड. जो भी उसकी डेट, जिस तारीख पे जजमेंट निकली है उसकी जो है हमें क्या चाहिए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए. इस तारीख को, अच्छा सवाल ये पैदा होता है, सपोज करें इस तारीख पे जज ने 3-4 जजमेंट निकाल दी. अब जज को कैसे पता चले कि भाई उन 3-4 में से आप कौन सी जजमेंट की जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मांग रहे हैं. तो इस वजह से हमने आगे क्या लिखा हुआ है, डेटेड इन दी अबव मैटर. अबव मैटर जो इधर लिखी हुई है, इस तारीख पे जो है आप इस मैटर में जो आपने जजमेंट दी है उसकी हमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए ऑन यूजुअल कॉस्ट. अब ये यूजुअल कॉस्ट का मतलब क्या है, अब क्योंकि सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए जो पेजेस चाहिए, पेजेस की प्रिंट लगेगी, तो उसका एक खर्च जो है अमाउंट होता है, उसकी कॉस्ट होती है, कोर्ट आपसे मांगती है. वो इतनी बड़ी नहीं होती,
अगर एक पेज है तो 50 रुपये, और एक से ज्यादा है तो 200 रुपये ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी नहीं होती, 200-300 होते हैं। क्लाइंट से आप दो जो है ज्यादा लेते हैं, फिर आप कोर्ट में इतने 200-300 जमा करते हैं। और फिर लिखेंगे द प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये कानून की बालादस्ती के लिए मांग रहे हैं। और जो भी एडवोकेट होगा अपनी सिग्नेचर करेगा, और कराची और डेटेड सारा कुछ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हम चलते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, कंडोनेशन अक्यूज के लिए भी दे सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, अक्यूज या तो पुलिस की कस्टडी पे होता है, और उसके बाद या तो प्रियर बेल पे होता है। तो इस सिचुएशन में अगर वो नहीं आता, तो उसको खदशा ये होता है कि भाई वो उसकी बेल जज वो क्या कर देगा, वो क्या किस्म का डिसमिस कर देगा। तो उस हिसाब से वो अक्यूज जो होता है वो नॉर्मली कोर्ट में आता है। नॉर्मली क्या होता है, वो पुलिस कस्टडी में होता है, तो उसकी प्रेजेंस तो भाई पुलिस की जिम्मेदारी है, तो वो पुलिस उसको लेके आती है। अच्छा, एडवोकेट नईम ने सवाल किया है कि कंडोनेशन में रीजंस कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हेल्थ रीजन भी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इधर हमने रीजन दिया कि भाई वो दूसरी कोर्ट में बिजी है, इस वजह से वो नहीं आ सकता। तो आप कोई और रीजन भी दे सकते हैं कि हेल्थ का ग्राउंड है, वो किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इस वजह से नहीं आ सकता, तो आप वो दे सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद सोहेब ने कहा है कि डोंट यू थिंक वी स्पेंडिंग मच लेस टाइम अंडरस्टैंड। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था, इस बार ये दो पहले दो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि भाई पहले हम थोड़ा बहुत प्रोसीजर पढ़ेंगे 3-4 क्लासेस में, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशंस होंगे। तो काइंडली ये 2-3 लेक्चर्स में थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि प्रोसीजर भी आपको पता होना लाजमी है। तो ये ज़रूरी चीज़ें आपको काम आएंगी जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो इस वजह से हम ये जो है इंक्लूड किया हुआ है। बहरहाल आप परेशान मत होइए, हम जो है लास्ट तक जब ये कंक्लूड होगा तो आपको सारी एप्लीकेशन हम सिखाएंगे। अच्छा, मोहम्मद अमार ने पूछा है कैन रेपिस्ट बी फॉरगिवन अंडर प्रेक्टिस ऑफ अलावा से। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अच्छा, ग्राउंड्स मोहम्मद अमान ने पूछे, इंशाल्लाह हम वो लॉ ऑफ बेल जब हम पढ़ेंगे उधर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, मोहम्मद अमान ने पूछा है हु चार्ज 10,000 कोर्ट एडमिन और लॉयर। ये लॉयर जो चार्ज करते हैं, कोर्ट आपसे 200 या 250 लेगी। वो पेजेस पे डिपेंड करता है, अगर एक पेज होगा तो 50 रुपये, अगर दो तीन होंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा 300। तो वो तो कोर्ट इतनी लेती है, बाकी जो 10,000 मैंने फीस बताई वो वकील की बताई थी। जी बिल्कुल, ये जरूरी चीजें हैं, इस वजह से मोहम्मद सोएब हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। हम जो हमारा जो अपकमिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह उधर आपको एप्लीकेशंस होंगी इंक्लूडेड। तो ये जरूरी चीजें हैं, तो इस वजह से हम इसको कवर करा रहे हैं। जजाकल्ला, थैंक यू। अच्छा, शहबाज अली ने पूछा है सर, इफ एन इंडिविजुअल इज अबाउट टू लीव अ कंट्री और ही इज नियर टू हिट द बॉर्डर मींस ही मे बी मैनेज्ड फ्रॉम हियर, ही कमिटेड ऑफेंस, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट पुलिस हैज टू डू। तो शहबाज का सवाल ये है कि भाई अगर कोई बंदा है उसने ऑफेंस कमिट किया है और वो कंट्री छोड़ रहा है, भाग रहा है कंट्री से, या बॉर्डर से जा रहा है, तो इस सिचुएशन में पुलिस क्या कर सकती है। उसके लिए एक लिस्ट होती है, ईसीएल जिसको बोलते हैं, एग्जाइल लिस्ट बोलते हैं। तो अगर वो भाग रहा है तो उसमें आप नाम उसका डलवा दें। मसला ये होता है इसमें नाम डलवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें अगर वो नाम आ गया तो वो जो एरोप्लेन एयरपोर्ट के थ्रू वो नहीं जा सकता। तो उसमें अगर आप नाम डलवा सकें तो वो कर सकती है। थैंक यू सो मच मोहम्मद कामिल। थैंक यू सो मच इम्तियाज अली। अच्छा, मोहम्मद अमार का सवाल है व्हाट एग्जैक्ट ऑफिस आर एप्लीकेशन सबमिटेड टू विच कोर्ट रूम आर ऑफिस। अच्छा, ये हम 22 AB के एप्लीकेशन में जो है आपको प्रोसीजर बता देते, लेकिन आपने पूछ लिया है तो हम बता देते हैं। मसला क्या होता है हमारे यहाँ जो भी एप्लीकेशन होती है, अमार का सवाल है मोहम्मद अमार का कि भाई ये हम एप्लीकेशन सबमिट कहाँ कराते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन है, जैसे सपोज करते हैं 22 AB की जो हमारे अपकमिंग लेक्चर होगा, अब वो एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन कोर्ट का अलग प्रोसीजर है, मजिस्ट्रेट कोर्ट का अलग प्रोसीजर है। लोअर कोर्ट हम ये प्रैक्टिस आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है, हम सेशन कोर्ट की देखते हैं, क्योंकि 22 AB सेशन जज की यहाँ होती है। तो सेशन कोर्ट की आप देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक एफिडेविट ब्रांच होता है।
एफिडेविट ब्रांच होता है, उधर आप क्या करते हैं, सब जो भी आपका अपना क्लाइंट होता है वो आप उधर लेके जाते हैं। उधर उसकी थंब इम्प्रेशन होती है, क्या होती है, थंब इम्प्रेशन, उसकी जो हाथ में अंगूठा होता है वो नादरा से कनेक्टेड होती है वो ऑफिस, वो देखते हैं कि वही बंदा है या दूसरा है। तो वो होती है, उसकी फीस होती है हमारे यहाँ जो 50 रुपये है, 50 रुपये लिए जाते हैं, वो आपका क्लाइंट पे कर देगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्लाइंट से लेंगे और वो 50 रुपये तक जमा करेंगे, उसकी थंब इम्प्रेशन होगी, एक एफिडेविट के सपोर्टिंग एक एप्लीकेशन वो प्रिंट करके देंगे। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है एफिडेविट ब्रांच का? एफिडेविट ब्रांच का मसला ये है कि भाई सपोज करें मैंने एप्लीकेशन मूव ही नहीं करनी, कोई मेरे बिहाफ पे कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दे और जो है कोर्ट मुझ मेरे ऊपर जो है कह दे कि भाई तुम ऐसे ही जो है किसी के ऊपर केस कर देते हो झूठा सारा कुछ, और मैं कैसे प्रूव करूं कि भाई जो है मैंने केस ही नहीं किया, किसी ने मेरे जो है बिहाफ पे केस कर दिया है। पहले ये मसला ये बहुत होते थे कि भाई कि कोई गया और मेरे जोएब के नाम पे केस कर दिया, हालांकि मैं घर बैठ के जो है आराम कर रहा था, और कुछ टाइम के बाद पता चला फिनाना बंदा मुझसे नाराज हो गया कि भाई तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया है कोर्ट में। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई मैंने नहीं किया, कोई दूसरा बंदा मेरे बिहाफ पे गया था। तो कोर्ट ने क्या कर दिया, एफिडेविट ब्रांच बना दी जो नादरा से कनेक्टेड होती है कि भाई अगर जोएब जो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है या मोहम्मद कामिल करना चाहता है या सादिक करना चाहता है, तो वो आके आए कोर्ट में और थंब इम्प्रेशन दे अपनी, थंब इम्प्रेशन दे, प्रूव करे कि भाई मैं ही बंदा हूँ, मैं ही जो है एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये बनाया गया है। उसके बाद जो है सुप्रीडेंट ऑफिस होती है, उधर आप जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं सुप्रीडेंट ऑफिस में, और जो उधर सिग्नेचर ओपन करता है एप्लीकेशन पे। फिर वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन होती है। अब डिस्ट्रिक्ट जज की मर्जी है कि भाई वो खुद चलाए या किसी एडीजे को, वो खुद चलाए या किसी एडीजे को ट्रांसफर कर दे। एडीजे का मतलब है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो उसको ट्रांसफर कर दे। उनका भी पावर सेम ही होता है जो डीजे के पावर होते हैं, बस वो सीनियरिटी में कम होते हैं, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बाकी पावर्स दोनों के सेम होते हैं पनिशमेंट के हिसाब से। तो वो किसी एडीजे को ट्रांसफर कर दे या वो खुद चलाए, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। अब वो आपको, अगर वो खुद चलाएगा या किसी को ट्रांसफर करे, वो आपको कैसे पता चले, वो आप जब डीजे की जो एक आप कोर्ट में जाएंगे तो उधर आपको पता चल जाएगा कि भाई वेदर इसने खुद चलाया है, तो आप उधर ही बैठ जाएंगे। अगर किसी एडीजी के यहाँ केस जो है आपको ट्रांसफर कर दिया है, तो वो आपको बताएगा भाई नाइन्थ एडीजे, फिफ्थ एडीजे, फिर आप उसकी कोर्ट में बैठ जाएंगे, उधर ही आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो ये उसका प्रोसीजर है। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सीनियर सर्विस को सूट के पावर कैसे हैं, या इंटरनेशनल में मींस एडमिट कैसे पता चले कि ये फर्स्ट है या सेकंड है? अच्छा, ये सीनियर सिविल जजेस जो होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सीरियल नंबर है, ये पावर्स वाली चीज नहीं है। अताउल्ला भुट्टो ने सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो फर्स्ट में आ रहे हैं, ये फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया या फर्स्ट सीनियर सर्जन या सेकंड, ये सीरियल नंबर है, ये पहचान के लिए दिए जाते हैं कि भाई अगर तीन जजेस कहीं पे बैठे हैं तो पता कैसे चले कौन सा कौन वाला जज है। तो इस वजह से उनकी कोर्ट रूम को नाम दिया गया है, तो ये एक सीरियल नंबर है उसको पहचानने के लिए, बाकी पावर्स उनके सेम ही होते हैं जो सीनियर सिविल जज के होते हैं। अच्छा, एडवोकेट नईम ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, अगर नॉन कंपाउंडेबल में कॉम्प्रोमाइज करना चाहे पार्टी तो क्या तरीका है? अच्छा, लुकमान कह रहा है सर यू रोड द सेक्शन पीपीसी 319 इज नॉन कॉन्वेंट सो इट इज पनिशबल, आई थिंक इट इज कॉग्निजेबल। चले, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा अपकमिंग लेक्चर में, मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूँ इसका, बाकी लुकमान अहमद, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह। बहरहाल जो एडवोकेट नईम का सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो नॉन कंपाउंडेबल है और हम चाहते हैं कि भाई अब इसका जो है कॉम्प्रोमाइज कराएं, इस केस को खत्म करें, तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है? आपका सवाल यही है? जी बिल्कुल यही है। तो अब मसला क्या है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नो कंप्रोमाइज लॉ में लिखा हुआ है। तो अगर हम कंप्रोमाइज कराना चाहते हैं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, हम विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो हम फेर देते हैं। एक विटनेस एक बात करेगा, दूसरी विटनेस दो बात करेगा, दूसरी बात। अब हम जब एक विटनेस ही अपनी बात जो है एक यकता बात नहीं कर रहे हैं, तो जज क्या करेगा, सजा नहीं देगा, उसको अक्विट कर देगा। तो ये एक जो है हमारे यहाँ होता है बयान, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बयान फेरायण, उर्दू में बोलते हैं जो है बयानों को उलट कर देना ऐसा कुछ। तो ये विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है, एक विटनेस एक बात करेगा, दूसरा विटनेस उससे ऊपर दूसरी बात कर देगा, मतलब 180 डिग्री वाली या 360 डिग्री वाली बात कर देगा, जो अपोजिट बात कर देगा, जिससे जज को हम ये जो है फील कराएंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है, फिर वो अक्विट हो जाएगा।
तो कंप्रोमाइज तो नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है कंप्रोमाइज वाला, जो हमारा जो कंक्लूजन है वही कंक्लूजन जो आप अक्विट कराना चाहते हैं, इससे आपका अक्विट हो सकता है कि भाई विटनेसेस की स्टेटमेंट आप जो है चेंज करवा दें। देखिए, अगर विटनेस नहीं है तो आप केस को प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए विटनेस होंगे या नहीं होंगे, तो फिर वो जो मशीर होते हैं, मशीर नामे ऐसे कुछ, तो मशीर को आप ऐसे कर दें, उनकी स्टेटमेंट को चेंज कर दें या कोई और प्रोसीजर कर दें, ऐसा कुछ। हम मुझे जितना इल्म में था कि हमारे से जो ये आया था केस, तो हमने यही अप्लाई किया था, विटनेस की स्टेटमेंट को हमने चेंज कर दिया। सजा आ सकती है, शहबाज अली ने पूछा है 193 जो पीपीसी है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ऐसा कुछ है। तो उसमें अगर आप प्रूव कर सकें कि भाई उनमें से एक झूठ बोल रहा है या एक सच बोल रहा है, तो फिर ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से उनको सजा नहीं आती है, लेकिन अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो 193 पीपीसी के अंडर उसको सजा आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा उसकी 7 साल सजा है। अच्छा, हम ये सिविल में आएंगे, इसकी हिरार्की पढ़ेंगे। सिविल जज जो होता है वो लुकमान ने सवाल पूछा है, सिविल जज एंड सीनियर सिविल जज डिफरेंस। सिविल जज जो होता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, सीनियर सिविल जज उससे ऊपर वाली कोर्ट होती है। तो एक होता है सिविल जज, उसके बाद सीनियर सिविल जज, फिर होता है जो एडिशनल जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो हम हेरारकी पढ़ेंगे, अपकमिंग जो भी लेक्चर्स होंगे सिविल में हम ये हेरारकी कवर करेंगे, तो उधर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, काइंडली कुछ क्वेश्चंस ऐसे करें ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, या ऐसे करें ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ रहे हैं, थोड़े बहुत टॉपिक से हट गए हैं, तो काइंडली टॉपिक जो भी हम पढ़ें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो। अच्छा, एडवोकेट नईम ने पूछा है लाइक 367 में जो डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए लेकिन पैसे वगैरह देख के। तो ये थोड़ी बहुत इलीगल चीजें हो जाती हैं लॉ के हिसाब से, जो भी चीजें हैं तो ऐसे हो नहीं होता। अगर पॉजिटिव आ गया है तो फिर तो उसको सजा आनी है। फिर तो इसके लिए जो है कन्विक्शन ही उसका नसीब है। बाकी अगर कोई आप दूसरा तरीका यूज करना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, अताउल्लाह भुट्टो ने पूछा है सर, हमारे यहाँ सीनियर सिविल जज को क्रिमिनल केस भी होते हैं, सिविल जज। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर की थी। ये जज सेम ही होता है। काइंडली फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, उधर मैंने ये चीज़ बताई है कि ये जजेस सेम ही होते हैं। इनके नाम तब चेंज होते हैं ये कौन से केस चला रहे हैं, तो मैंने इसको डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। काइंडली फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तो आपका ये सवाल का जवाब क्लियर, आप बता रहे हैं तो ये चीज़ आपकी उधर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, लुकमान का सवाल है सर, अगर विटनेसेस का स्टेटमेंट हो जाए फिर कंप्रोमाइज के लिए स्टेटमेंट कैसे दोबारा रिकॉर्ड होगा? नहीं, कंप्रोमाइज तो फिर नहीं होगा क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो आप विटनेसेस की स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर आपका जो जजमेंट आएगी उसमें आपका अक्विट हो जाएगा। कंप्रोमाइज की तो एप्लीकेशन इधर होगी नहीं क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, वो उधर ही डिसमिस हो जाएगी। तो वो जो एप्लीकेशन नहीं होगी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में, आप जो विटनेसेस की स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। उसके बाद सारा कुछ ट्रायल चलेगा और जो जजमेंट आएगी उसमें आपका अक्विट आएगा, क्योंकि विटनेसेस की स्टेटमेंट एक बड़ी चीज है सजा देने के लिए। तो आई होप कि आप सबका जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो हम ये वाइंड अप कर रहे हैं इस क्लास को, और जो भी आपका सवाल हो तो हम काइंडली आप अपकमिंग लेक्चर में पूछ लीजिएगा। चलते हैं, जजाकल्लाह फी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच एडवोकेट नईम, थैंक यू सो मच इम्तियाज अली। जजाकल्लाह फी अमानिल्लाह।